हेलो दोस्तों, आज हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये जो टॉपिक है ये 11th का जो पार्ट 2 बुक है, हमारा सेकंड नंबर का बुक है, उसके अंदर का थर्ड टॉपिक है। सो इसके पहले अभी साइमल्टेनियसली हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी चल रहा है। ठीक है। तो अभी हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या है, इसको समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी है। एक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और दूसरा है फैक्टरियल नोटेशन। जब इसको समझ जाएंगे हम लोग, तब हम लोग एक्चुअल में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये जो दो प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसका क्या मतलब होता है? तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये बहुत जनरल लॉजिक है हम लोगों का। ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये बहुत जनरल लॉजिक है। अगर किसी को ये प्रिंसिपल नहीं भी पता है तो भी वो इसको यूज करता है। मतलब ये बहुत जनरल लॉजिक है ह्यूमन बीइंग के अंदर, और उसी लॉजिक को स्टडी करके उसको इन लोगों ने थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिखा हुआ है, और नाम भी उसी लिए उसको फंडामेंटल दिया है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत जनरल लॉजिक है। ठीक है। जैसे अभी हम लोग देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पहले हमें ये चीज़ देखनी है। सो हमारा एक एक्सरसाइज इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। देखो, इस टॉपिक के अंदर का पहला एक्सरसाइज डिपेंडेंट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर, और दूसरा एक्सरसाइज है फैक्टरियल नोटेशन के ऊपर। दोनों भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझना, फिर हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पर कुछ भी नहीं बात करने वाला हूँ। हम लोग पहले ये दोनों चीज़ें अच्छे से देखेंगे, फिर मैं परम्यूटेशन के ऊपर बात कर सकता हूँ। ठीक है। सो पहला हमारा जो पॉइंट है आज का इस टॉपिक के अंदर, थर्ड टॉपिक है ये एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। सो इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, COUNTING काउंटिंग। ये प्रिंसिपल का क्या सीन है देख लो भैया आप। इसका स्पेलिंग मुझे पता नहीं, स्कूल वाले प्रिंसिपल और ये मतलब PAL होता है, PLE होता है, दोनों में से जो भी यहाँ पर लागू होते हैं उसको देख लेना। ठीक है ना। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसके अंदर दो प्रिंसिपल आते हैं। एक आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड दूसरा आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। दोनों का मतलब समझ गए ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये दो टाइप्स है। अब ये दो प्रिंसिपल्स कैसे वर्क करते हैं, तो ये मैंने पहले ही आपको कहा कि ये जनरल लॉजिक है। अगर ये चीज़ें आपको पता भी नहीं है और अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊँ तो आप आपके मनुष्य दिमाग वाले जो हम सभी मनुष्य है ना, जो भी हम लोग में से कोई भी जो मैथ्स नहीं भी पढ़ता है तो वो भी उसका आंसर सही देगा, क्योंकि ये जनरल लॉजिक है। क्या लॉजिक है देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास 2 फिजिक्स के बुक है और 3 मैथमेटिक्स की बुक है। ठीक है। अब जो 2 फिजिक्स के बुक है, ऐसा मान के चलेंगे कि एक मैकेनिक्स का बुक है, फिजिक्स के अंदर का मैकेनिक्स है, और एक मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है। एक मॉडर्न फिजिक्स है, एक मैकेनिक्स का बुक है, और मैथ्स की और बुक है आपके पास अलजेब्रा का एक है, ट्रिगोनो का एक है, ट्रिगोनोमेट्री का एक है, एंड कैलकुलस का एक है। ठीक है। अब ये 5 बुक्स है। आपको इन 5 बुक्स में से आपको एक बुक सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट वन बुक फ्रॉम दिस 5 बुक्स, इन 5 बुक्स में से कितने वेज से आप एक बुक सेलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ एक बुक। ठीक है। तो आपका सिंपल लॉजिक से आप जवाब देंगे कि कितने डिफरेंट वेज से। देखो, आपको एक ही बुक सेलेक्ट करना है, तो आप चाहो मतलब आप कोई भी एक बुक ले सकते हो ना इसके अंदर का। अगर आपको एक बुक सेलेक्ट करना है तो आप मैकेनिक्स का ले सकते हो, मॉडर्न फिजिक्स का ले सकते हो, अलजेब्रा का सेलेक्ट कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री का सेलेक्ट कर सकते हो, कैलकुलस का सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आप मैकेनिक्स का बुक ले रहे हो तो आपके पास वन वे ऑफ सेलेक्टिंग, आपको 5 बुक में से एक बुक सेलेक्ट करना है।
सो दिस इज द वन वे ऑफ टेकिंग सेलेक्टिंग बुक, दिस इज द अनदर वे। वे का मतलब आप अगर ये बुक लेते हो तो ये एक तरीका हुआ, ये दूसरा वे है, ये तीसरा वे है। ऐसे कितने वेज है आपके पास? 5 डिफरेंट वेज है, ठीक है ना। सो देयर आर 5 डिफरेंट वेज ऑफ सेलेक्टिंग ए बुक ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स। समझ रहे हो बात को? आपको सेलेक्ट करना था एक बुक, या तो मैथ्स का होगा या फिर फिजिक्स का होगा, है ना। तो आप क्या, आपके पास कितने डिफरेंट वेज है? 5 डिफरेंट वेज है। तो इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हो। तो ये हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इसके अंदर क्या हुआ कि आपको एक बुक सेलेक्ट करना था फिजिक्स और मैथ्स का। फिजिक्स और मैथ्स में आपको एक बुक सेलेक्ट करना था। तो आपको बुक तो एक ही सेलेक्ट करना है, तो आपको फिजिक्स भी हो सकता है या फिर मैथ्स भी, मतलब दोनों में से कोई भी चलेगा। फिजिक्स और मैथ्स का मतलब क्या, या तो आप बुक फिजिक्स का सेलेक्ट करो या फिर मैथ्स का सेलेक्ट करो। दोनों भी चाहिए कि हमें? नहीं, दोनों में से कोई भी एक चलेगा। तो दोनों में से कोई भी एक चलेगा मतलब आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी, ये भी, ये भी। कितने हुए? 5 हुए, है ना। तो मैंने क्वेश्चन पूछते समय थोड़ा सा गलत क्वेश्चन पूछा था। मैंने ऐसे पूछा था कि हाउ मेनी वेज आर देयर टू सेलेक्ट वन बुक, ऐसे नहीं। मुझे ये पूछना चाहिए था कि कितने अलग अलग वे से आप फिजिक्स और मैथ्स का बुक सेलेक्ट कर सकते हो। फिजिक्स और मैथ्स का, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है ना, ये बेसिकली फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन को रिप्रेजेंट करती है। जब मैं बोलता हूँ फिजिक्स और मैथमेटिक्स, मतलब या तो फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को एडिशन करना होता है जब और आता है, ठीक है। चलिए छोड़िए, जब भी एग्जांपल आएगा मैं आपको बता दूंगा। मैं लॉस पे ज़्यादा जाना नहीं चाहता, लॉस से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हम लोगों ने यूज़ किया कि मतलब आपको एक ही बुक सेलेक्ट करना है ना, तो ये तरीका है, दूसरा तरीका, तो इन सारे तरीकों को हमने एक साथ बांध दिया, एडिशन कर दिया। मतलब 5 तरीके हैं हमारे पास, 5 में से कोई भी एक तरीका अपना लो, आपको एक बुक का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी दूसरा एक एग्जाम्पल है मेरे पास। जैसे मान लीजिए आपको मुंबई से दिल्ली वाला ट्रैवल करना है, ठीक है। आप मुंबई से दिल्ली जाना चाहते हो और वाया पूना जाना चाहते हो, मतलब आप पहले जाओगे पूना और फिर जाओगे दिल्ली। बेसिकली आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हो लेकिन वाया पूना। आप ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन से, तो बेटा आपको मुंबई से पूना जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस है। देयर आर 3 डिफरेंट ट्रेन्स टू गो पुणे। पूना जाने के लिए आपके पास 3 डिफरेंट ट्रेन है, और पूना से दिल्ली जाने के लिए आपके पास 2 डिफरेंट ऑप्शन है, ठीक है, मतलब 2 ट्रेन से। अब आपको पूछा जा सकता है कि जब आप मुंबई से दिल्ली वाला ट्रैवल कर रहे हो तो आप कितने डिफरेंट वेज है आपको मुंबई से दिल्ली जाने के, कितने डिफरेंट तरीके से आप जा सकते हैं। अब ये वाले सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आप सिचुएशन को अच्छे से देखेंगे तो आप सबसे पहले मुंबई से पूना जाने वाले हो, पूना से दिल्ली जाना है। सो मुंबई से पूना जाने के लिए आपके पास 3 डिफरेंट ट्रेन है। मतलब आप पहले मुंबई से पूना अगर इस ट्रेन की थ्रू जाते हो, ठीक है, यहाँ से निकले, इस ट्रेन से आप पूना पहुंच गए। आप पूना पहुंचने के बाद आपके हाथ में इस ट्रेन से जाना है या इस ट्रेन से जाना है, ठीक है। तो अगर आप इस रूट से आके इस ट्रेन से जाते हो तो ये एक वे हुआ मुंबई से दिल्ली पहुंचने का। अगर आप पूना इस वे से पहुंच के दिल्ली इस वे से जाते हो तो दिस और दिस, ये दूसरा वे हुआ। समझ रहे हो बात को? या फिर आप इस वे से जाके फिर इससे जाके फिर इससे जा सकते हो, फिर इस वे से जाके आप इन दोनों में से किसी भी वे से जा सकते हो। तो यहाँ पर कितने डिफरेंट तरीके हो गए? तो यहाँ पर तरीके फाइंड आउट करेंगे। मुंबई से पूना जाने के लिए 3 तरीके हैं और पूना से दिल्ली जाने के लिए 2 है। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। क्यों मल्टीप्लिकेशन करना है? क्योंकि आपको दोनों चीज़ों को कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब आप जब पूना से दिल्ली जा रहे हो तब आप मुंबई से पूना कैसे गए इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब आप इस वे से आए कि इस वे से आए कि इस वे से आए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। आप मुंबई से पूना आ रहे हो, पूना से दिल्ली जाने के लिए आपको दोनों में से एक रूट पकड़ना है, और मुंबई से पुणे आने के लिए तीनों में से एक रूट पकड़ना है। सो तीनों में से एक का सिलेक्शन जरूरी है और दोनों में से एक का सिलेक्शन जरूरी है, और इन दोनों को साथ में मिला के आपको सोचना है कि कितने डिफरेंट वेज हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो मुंबई से दिल्ली जाते वक्त
आपको एक स्टॉप लेना था पुणे में, तो आपका मुंबई से पुणे जाना 3 डिफरेंट तरीके से होगा और पुणे से दिल्ली जाना 2 डिफरेंट तरीके से होगा। तो आपको दोनों भी चीज़ों को समझना है, ठीक है, मतलब दोनों को एक साथ देखना है, ठीक है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास 2 चीजें हैं ए एंड बी। सो ए चीज है जिसको आप m डिफरेंट वेज से सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर ए चीज को करने के हमारे पास m डिफरेंट तरीके हैं, वी हैव m डिफरेंट वेज टू डू ए थिंग, और बी थिंग को करने के आपके पास n डिफरेंट वेज है, लेकिन आपको करना है ए और बी, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है ए और बी, तो ऐसे सिचुएशन में आप m प्लस n करेंगे, मतलब a और b को करने के लिए आपके पास कितने डिफरेंट वेज है, m प्लस n डिफरेंट वेज है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार इसका डेफिनेशन लिख ही लेता हूँ ताकि आपको प्रिसाइज डेफिनेशन समझ में आएगा। चलिए बेटा, मैंने यहाँ पर दोनों का भी डेफिनेशन लिख दिया है, अब थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी, है ना। बुकिश लैंग्वेज अगर सामने हो, प्रिसाइज डेफिनेशन सामने हो तो बताने में भी आसानी होती है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन में कहना क्या चाहते हैं, इफ वन थिंग ए, आपके पास ए नाम की कोई चीज है, कैन बी डन इन m डिफरेंट वेज, आप उस ए को, जो भी वेरिएबल है आपका दिया हुआ, उसको आप कर सकते हो m डिफरेंट वे से, ठीक है। इफ वन थिंग ए कैन बी डन इन m डिफरेंट वेज एंड अनदर थिंग बी कैन बी डन इन n डिफरेंट वेज, ठीक है। आपके पास 2 चीजें हैं, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, तब हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज करते हैं। सो आप एक चीज को n डिफरेंट वे से कर सकते हो और दूसरी चीज को n डिफरेंट वेज से कर सकते हो। इसके बाद का सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, देन वन ऑफ द 2 थिंग्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द 2 थिंग्स, वो जो 2 चीजें हैं उसमें से कोई भी एक चीज के बारे में बात हो रही है, देन वन ऑफ द 2 थिंग्स दैट इज ए और बी, ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, ए और बी कैन बी डन in m plus n different ways, दोनों में से कोई भी एक चीज करी जा सकती है, कितने डिफरेंट वेज से, तो m plus n। जब आपको दोनों में से कोई भी एक के बारे में पूछा जाए कि कितने अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, तो वो है m plus n, तब आपको दोनों वेज का एडिशन करना है। ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इसलिए जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था ना पहले कि आपके पास फिजिक्स की 2 बुक्स है, चलिए फिजिक्स की 7 बुक्स ले लेते और मैथ्स की 10 बुक्स ले लेते। अब आपको फिजिक्स या मैथ्स, आपको 1 बुक सेलेक्ट करनी है, फिजिक्स और मैथ्स, तो आपको फिजिक्स और मैथ्स की बुक सेलेक्ट करनी है। तो अगर फिजिक्स की सेलेक्ट करनी है तो इसमें से सेलेक्ट होगी, तो कितने डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, जितनी बुक्स है उतने तरीके हो गए, क्योंकि उतनी अलग अलग बुक्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो 7 बुक्स है तो देयर आर 7 डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट ए बुक ऑफ फिजिक्स। और आपको क्या करना है, और मैथ्स की भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैथ्स की भी सेलेक्ट करने के 10 डिफरेंट वेज है। लेकिन आपको क्या करना है, या तो फिजिक्स करना है या फिर मैथ्स करना है। सो दोनों में से कोई भी आप वे यूज करके करेंगे तो मिल जाएगा आपको 17 डिफरेंट वेज। तो आपको फिजिक्स या मैथ्स दोनों में से कोई भी एक बुक सेलेक्ट करने के लिए आपके पास 17 डिफरेंट वेज है। समझ लो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कैसे यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि एक्सरसाइज के अंदर का एग्जांपल ही हमारा, बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आपके पास 5 डिफरेंट टाइप्स के पेन हैं, ठीक है, और 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरेजर है एंड 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल है, ठीक है। तो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन, फिर इरेजर है 7 डिफरेंट टाइप्स के, और पेंसिल्स है आपके पास 10 अलग अलग कलर की, जो भी है अलग अलग टाइप है। अब आपको नाउ वी हैव टू सेलेक्ट ए पेन और इरेजर और पेंसिल, ऐसा मैं बोलता हूँ। हमें या तो पेन चाहिए या फिर इरेजर चाहिए या फिर पेंसिल चाहिए। तो आप इनमें से आपको कोई भी एक चीज चाहिए थी, सेलेक्ट करनी थी, तो आप कोई भी एक ले सकते हो।
तो कोई भी आ सकता है आपके साथ में, लेकिन इन 5 वे में से कोई भी एक आ सकते हैं। दैट मींस देयर आर डिफरेंट 5 वेज टू सेलेक्ट अ पेन, also there are 7 ways to select eraser and also there are 10 ways to select pencil. So आपको इनमें से कोई भी एक चीज को सेलेक्ट करने के टोटल डिफरेंट नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 10 और इरेजर और पेंसिल को सेलेक्ट करने के, सो दे आर 22. So there are total 22 ways to select a pen और इरेजर और पेंसिल. समझ लो ये और का इंपॉर्टेंट, हर एक चीज को सेलेक्ट करने के कितने डिफरेंट वेज है और दूसरी चीज को सेलेक्ट करने के कितने वेज है, और क्योंकि वहां पर दोनों में से कोई भी एक ही सिलेक्शन चाहिए तो आप कितने डिफरेंट वेज से उसको सेलेक्ट कर सकते हो, दैट इज द m+n वेज. ठीक है, हर बार होता है ऐसे, बहुत बार होता है. देखो आपके पास अगर आपको किसी भी चीज को यूज करना है और उसके लिए अगर आपके पास बहुत ज्यादा चीजें हैं और आपको उनमें से किसी भी एक का ही सिलेक्शन करना है, ठीक है ना, एक का कहने से तात्पर्य है कि अगर और वाला सीन बनता है या ये या फिर ये या फिर ये या फिर ये ऐसे, जैसे मान लीजिए आप किसी फंक्शन में जाना चाहते हो, आपके पास 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटफिट्स है, ठीक है ना, कुछ 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपड़े हैं आपके पास पहनने के लिए. तो अब आप क्या करेंगे, आपको इन 10 डिफरेंट में से आपको कोई भी एक सेलेक्ट करना है, तो देयर आर 10 डिफरेंट वेज, है ना. तो या फिर जैसे कहा जाता है कि घर वाले होते हैं हमारे, घर वाले क्या करते हैं, हमारे ऊपर कुछ कंडीशन डालते थे जब हम छोटे रहते कि बेटा आप सेलेक्ट करो आपको इसमें से क्या चाहिए, ठीक है ना. तो इन सब में और होता है, मतलब या तो ये ले लो या फिर ये ले लो या फिर ये ले लो या फिर ये ले लो, मतलब ये जो या फिर है ना, ये और वाला सीन. तो इसके अंदर आपको सिलेक्शन करना होता है किसी एक चीज का और आपके सामने होते बहुत सारी चीजें, लेकिन आप बहुत सारी चीजों में से कोई भी चीज सेलेक्ट कर सकते हो. सो उतने सारे वेज आपके पास क्रिएट होते हैं, तो उतने सारे वेज मतलब उनका एडिशन करना पड़ता है. ठीक है, जैसे आप अगर मार्केट में जाते हो छोटे बच्चे को लेके और अगर आप उसको बोल देते हो कि बेटा ये पर्टिकुलर टाइप का खिलौना है ना, कुछ मान लीजिए उनकी होती है ना छोटे बच्चों की कुछ गाड़ियाँ होती है, सो गाड़ियों के सेक्शन में 15 गाड़ियाँ हैं, फिर वो जो और कुछ अलग तरह के खिलौने, वो टेडी बियर्स होते हैं या फिर जो भी होते हैं उस टाइप के कुछ 10 खिलौने हैं, गाड़ियाँ 15 है, ये 10 है, तो हम क्या बोलेंगे, या तो वो टेडी बियर वाला ले लो या फिर गाड़ी ले लो. अब उसके पास गाड़ियाँ 15 है, उसमें से कोई भी वो ले सकते हैं, दैट मीन्स देयर आर 15 डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट ए वो गाड़ी जो भी है, या फिर देयर आर 10 डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट दैट वट एवर इट मे बी बियर और जो भी हो सकता है टेडी, है ना. तो उस बच्चे के पास 25 डिफरेंट वेज है, तो ये इसके उसके माइंड में कैलकुलेशन चलता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल एडिशन उसके माइंड में चल रहा है कि भैया मुझे इसमें से कोई ना कोई एक सेलेक्ट करना है. सो इतने मेरे पास सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस है, लेकिन इनमें से मुझे एक ही लेना है. तो ऑप्शन मेरे पास कितने हैं, तो इतने हैं, तो इतने का मतलब क्या, उसने एडिशन कर दिया माइंड की भीतर. ठीक है, कुछ भी ऐसे आप बोल सकते हो. आप सीधी सी बात है, अगर आप स्वीट मार्ट में चले गए, जैसे कोई भी आप स्वीट होम के अंदर चले जाते हो, तो मिठाइयों में 10 अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ हैं, फिर नमकीन में कुछ और 10 तरीके के नमकीन हैं, और फिर जो कुछ और भी चीज़ें बनाते हैं, है ना, तो हम 2 टाइप्स मान लेते हैं नमकीन और स्वीट्स के अंदर. तो आपको नमकीन में 10 अलग अलग प्रकार है, स्वीट में अलग अलग 10 प्रकार है. अब आपको एक ही चूज़ करना है, कैसे चूज़ करेंगे आप, मतलब आपको कोई भी एक ही चीज़ सेलेक्ट करनी है, या तो एक स्वीट ले लो एक नमकीन ले लो, लेकिन नमकीन में 10 टाइप्स है, स्वीट्स में 10 है, तो आपको दोनों में से एक ही चूज करना है, या तो आप नमकीन चूज करो स्वीट करो, लेकिन उसमें भी स्वीट में भी जो स्वीट लेना है उसके अंदर 10 डिफरेंट स्वीट्स है. सो देयर आर 10 डिफरेंट वेज टू थिंक दैट विच स्वीट शुड आई सेलेक्ट, है ना. या फिर नमकीन के बारे में भी वही है, मतलब आपके पास टोटल 20 तरीके बन गए. आपने कैसे टैक्स कैलकुलेट किया 20, तो आपने दोनों का एडिशन किया, मेरे पास 10 अलग अलग ऑप्शन है स्वीट के, 10 अलग अलग ऑप्शन है नमकीन के, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लग गया वहाँ पे और बन गया 20 डिफरेंट वेज बन गए आपके. अब इन 20 डिफरेंट वेज में से एक ही आपको चाहिए. ठीक है, सो ये आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. तो हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करें तो काफी सारे एग्जांपल हमें देखने हैं. नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. इसका डेफिनेशन देखते हैं. कहना है यहाँ पर कि वन थिंग कैन बी डन इन m डिफरेंट वे, एक चीज अगर m डिफरेंट वे से की जा सकती है, और एंड if one thing can be done in m different ways, and having done it by any one of these m ways,
A second thing can be done in n ways independent of the first, then the total number of ways of doing both the things together is m into n. समझ गए बात को? बारिश शुरू हो चुकी है, वॉइस का डिस्टर्बेंस आएगा, इसलिए बंद करवा के देता हूँ। चलिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है बेटा? ये कहता है कि कोई भी एक चीज है, वन थिंग, जिसको आप m डिफरेंट वेज से कर सकते हो, एंड उसको एक बार कर लेने के बाद, देखो आप किसी चीज को m डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, तो m डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, लेकिन करेंगे सिर्फ एक ही बार उसमें से, है ना? दूसरी चीज, किसी भी m डिफरेंट वे से आप कर सकते हो, लेकिन एक वे से करने के बाद में इसलिए एंड हैविंग डन इट बाय एनी वन ऑफ दिस m ways, a second thing can be done in n ways, और जो दूसरी चीज है उसके अंदर की वो n डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हो, इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट, पहले के इंडिपेंडेंस में, मतलब पहले का कोई सवाल नहीं है कि पहले थिंग आपने कैसे की, उन m डिफरेंट वेज में से अगर कोई अलग वे से करते तो कोई उसका फर्क आता क्या सेकंड चीज के ऊपर? तो कोई नहीं, है ना? तो आप एक चीज को m डिफरेंट वेज से कर सकते हो, उसमें से किसी भी एक वेज से कर लिया आपने, फिर अभी आपको सेकंड चीज को करना है तो उसको आप n डिफरेंट वेज से कर सकते हो, लेकिन आगे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देन द टोटल नंबर ऑफ वेज डूइंग बोथ द थिंग्स, तो इन दोनों चीजों को करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग बोथ द थिंग्स, दोनों चीजों को करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, ये पूछा है यहां पर। टोटल नंबर ऑफ ways of doing both the things together is m into n, दोनों चीजों को एक साथ करने के, देखो यहां पर और यहां पर फर्क क्या है? यहां पर दोनों में से एक ही चीज करनी है, इसलिए और लगा के रखा है, ए और बी, या तो ए या फिर बी। यहां पर क्या है? ए एंड बी है, मतलब दोनों भी चीजें, आप एक चीज को m डिफरेंट वे से कर पा रहे हो, उसको करने के बाद में उन m डिफरेंट वेज में से किसी एक वे से उस चीज को करने के बाद में आप दूसरी चीज को n डिफरेंट वे से करने वाले हो, ठीक है? अब n डिफरेंट वे से आपने वो चीज कर ली, तो टोटल नंबर ऑफ वेज डूइंग बोथ द थिंग्स, तो दोनों चीजों को करने के टोटल कितने डिफरेंट वेज है? तो एक चीज को करने के m वेज है, दूसरी चीज को n वेज है, तो यहाँ पर दोनों का पूछा है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा? तो वही वाला एग्जांपल, मुंबई पुणे दिल्ली वाला ध्यान में रखना है। मुंबई से पुणे जाने के लिए 3 डिफरेंट वेज है, देयर आर 3 डिफरेंट ट्रेन्स टू गो फ्रॉम मुंबई टू पुणे। मुंबई से पुणे जा रहे हो तो 3 अलग अलग ट्रेन है आपके पास में, लेकिन पुणे जाने के बाद में आपको दिल्ली जाना है, सो पुणे से दिल्ली के लिए 2 ट्रेन है। अब इससे मैटर नहीं करता कि जब आप पुणे से दिल्ली जाने वाले हो तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं पहले बंबई से पुणे किस ट्रेन से आया, तो उसका कोई इससे रिलेशन है, कुछ नहीं है। बस बंबई से पुणे जाने के लिए 3 ट्रेन है, तीनों में से एक ट्रेन आपको लेनी है। एक बार आप पुणे आ गए तो कौन सी ट्रेन ली थी वो गया भाड़ में, उससे कोई मतलब नहीं। अब पुणे से आप दिल्ली जा रहे हो तो पुणे से दिल्ली जाते समय फिर आपके पास 2 तरीके हैं, 2 वेज है। अब उनका ये कहना है कि भैया दोनों भी चीजें करने के आपके पास कितने अलग तरीके हैं, मतलब मुंबई से पुणे एंड पुणे से दिल्ली जाने के लिए आपके पास कितने वेज है? तो हमने कहा कि भैया 3 × 2 दैट इज 6 वेज है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर दोनों चीजें पूछी गई है। अगर वो आपको पूछते कि पुणे जाने के या फिर दिल्ली जाने के कितने वेज है ना, तब आप क्या करते? तब आप एडिशन करते, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको सोचना है फंडामेंटल, मतलब ये होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब ये अगर प्रिंसिपल समझ में आया है तो हम लोग आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है? इसके अंदर बस लॉजिक ही काम करते हैं और कुछ नहीं है ना? तो इसको समझने की ज़्यादा कोशिश करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1, उसके अंदर के एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, एक्सरसाइज 3.1 जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। सो मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पर, 4 क्वेश्चंस आर देयर ऑन द बोर्ड 1, 2, 3 एंड 4।
इसको ज़्यादा सॉल्व करने के लिए जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर समझना, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जगह काफ़ी कम रखा है। अब पहले एग्जाम्पल को तो लिखना कुछ भी नहीं है, बस समझना है और आंसर लिख देना है, ठीक है। क्योंकि देखो इसका सब्जेक्टिव वे से इसको लिखना कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये 12th में है नहीं टॉपिक, ये तो 11th में टॉपिक है। तो आप जब भी इसको स्टडी करेंगे, ये सीईटी के लिए भी नहीं रहेगा, ये जेईई मेंस के लिए है, एडवांस के लिए है ना। तो आप जब भी इसको सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे तो इसको लिखना कैसा है ये इम्पोर्टेंट नहीं, इसको सही तरीके से सोच के इसका आंसर लाना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, टीचर wants to select the class monitor in a class of 30 boys and 20 girls. In how many ways can the monitor be selected if the monitor must be either a boy or a girl? और करना क्या है, टीचर को क्या करना है, एक क्लास के अंदर मॉनिटर को सेलेक्ट करना है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव जिसको कहा जाता है, मॉनिटर का मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो उस टीचर को उसके क्लास के लिए एक मॉनिटर चूज करना है। अब उसके क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 30 बॉयज हैं 20 गर्ल्स हैं। अब इनमें से उसको एक लड़का मतलब एक स्टूडेंट मॉनिटर बनाना है। अब नीचे उन्होंने कहा है कि द सेलेक्टेड, आप कितने डिफरेंट वेज से कैन बी मॉनिटर बी सेलेक्टेड इफ द मॉनिटर मस्ट बी आइदर ए बॉय और अ गर्ल। तो आप कितने डिफरेंट वेज से उस मॉनिटर को सेलेक्ट कर सकते हो। आपको ध्यान में ये रखना है कि मॉनिटर लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको मॉनिटर चुनना है, सारे बच्चों में से किसका भी चांस हो सकता है, कोई भी बन सकता है। सो देयर आर 30 वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ मॉनिटर फ्रॉम ए बॉय एंड देयर आर 20 वेज ऑफ सेलेक्टिंग अ मॉनिटर फ्रॉम अ गर्ल। तो 30 प्लस 20 बन गया 50, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक ही बनेगा। आप बॉयज में से 30 सिलेक्शन कर सकते हो, 30 वेज है बॉयज में से, और गर्ल्स में से 20 वेज है, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही आपको सेलेक्ट करना है, तो बन जाएगी 50, ठीक है। सो देयर आर, हम बोल सकते हैं कि देयर आर 50 डिफरेंट वेज। उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी वेज, सो देयर आर 50 डिफरेंट वेज। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या अप्लाई किया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन अप्लाई किया। चलिए इसका नाम हो गया। अब सेकंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं। तो हमें क्या करना है, सिग्नल इज जनरेटेड फ्रॉम 2 फ्लैग्स। 2 फ्लैग का यूज करके हमें एक सिग्नल जनरेट करना है, सॉरी सिगरेट ही आया मेरे मुंह में। हमें एक सिग्नल जनरेट करना है, ठीक है। वो क्या है ना, बहुत ज्यादा नींद आ रही है मुझे, लेकिन फिर भी मैं ले रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा हो रहा है। तो चलिए क्या करना है, हमें सिग्नल जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ 2 फ्लैग्स। 2 फ्लैग की हेल्प से हम लोग सिग्नल जनरेट करने वाले हैं बाय पुटिंग 1 फ्लैग अबव द अदर। एक फ्लैग को दूसरे फ्लैग के ऊपर रख के हमें सिग्नल जनरेट करना है। If 4 flags of different colors are available, आपके पास 4 different colors के flag available है, how many different signals can be generated? आप कितने different signals generate कर सकते हैं। अब signal कैसे generate हो रहा है, इसको पहले आपको देखना है। signal generate हो रहा है by keeping 1 flag onto the other flag। एक flag को दूसरे flag के ऊपर रखा जा रहा है। जैसे हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास येलो कलर का एक फ्लैग है, रेड कलर का एक फ्लैग है, ऑरेंज कलर का एक फ्लैग है, और कौन सा कलर का है, वायलेट कलर का एक फ्लैग है, ठीक है ना। सो येलो, रेड, ऑरेंज, वायलेट, ये 4 कलर के फ्लैग्स हैं। अब इन चारों में से कोई भी 2 आपको लेने हैं, एक यहाँ पर रखेंगे और दूसरा उसके ऊपर रखेंगे, तो एक सिग्नल जनरेट होगा। मतलब आप अगर इसको देखेंगे, सो दिस इज इंडिकेटिंग समथिंग, ये एक सिग्नल को जनरेट कर रहा है। जैसे मान लीजिए आपने येलो और रेड ले लिया, तो ये एक तरीके का सिग्नल बन गया। अब आप येलो और ऑरेंज ले सकते हो, ये दूसरे तरीके का बन गया। ऐसे कितने डिफरेंट आप पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई देंगी, ऐसे कितने डिफरेंट वेज से आप सिग्नल बना सकते हो। सो क्वेश्चन वही पूछे कि हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, ऐसे कितने डिफरेंट सिग्नल्स जनरेट किए जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सोचना क्या है, आपके पास कितने डिफरेंट कलर्स है बेटा, 4 डिफरेंट कलर्स है। अब 4 डिफरेंट कलर्स में से आपको एक फ्लैग पहले चुनना है, तो 1 फ्लैग कैन बी चूजन फ्रॉम दीज 4 कलर्स। सो इन 4 कलर्स के फ्लैग में से कोई भी एक चूज किया जाएगा। सो 4 में से एक चूज करना है, सो देयर आर 4 डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट। अब आपको क्या करना है, दूसरा फ्लैग इसी के ऊपर रखना है। अब बोला क्या गया है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। देखो एक फ्लैग सेलेक्ट करने के बाद
वही फ्लैग अगर आप रखेंगे तो दो कलर वाला फ्लैग मिलेगा क्या आपको? आपको दो फ्लैग से बनाना है, ठीक है ना? तो सेम कलर का आप फ्लैग नहीं ले सकते। तो आप जब एक फ्लैग सेलेक्ट कर रहे हो तो उस एक फ्लैग को सेलेक्ट करने के लिए आपके पास 4 डिफरेंट कलर्स के क्या है फ्लैग्स है। तो आप 4 में से कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे। आप 4 में से कोई भी देखो, इस 4 में से एक सेलेक्ट करने के लिए वी हैव 4 ऑप्शंस, 4 वेज। सो 4 वेज है एक फ्लैग को लेने के लिए। अब इस एक को सेलेक्ट करने के बाद में जब उसके सिर के ऊपर दूसरा फ्लैग रखना है सिग्नल को जनरेट करने के लिए, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए आपके पास 3 ही फ्लैग्स बचे रहेंगे। आप कोई ना कोई एक तो फ्लैग लेंगे ना यहाँ पर 4 में से। अब एक तो चला गया तो बचे कितने? 3। अब आपको जो दूसरा फ्लैग सेलेक्ट करना है वो 3 में से ही करना पड़ेगा। सो आपके पास देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट द सेकंड फ्लैग। सो टोटल मिलाकर फ्लैग्स कितने हो गए? क्योंकि आपको दोनों कंडीशन को एक साथ लेना है। अब और वाला केस में अब एंड वाला केस आया है, समझ रहे हो बात को? तो आपके पास देयर आर 4 × 3 दैट इज 12 डिफरेंट वेज टू जनरेट द सिग्नल्स। तो आप करके देख सकते हो, कोई भी आपकी मर्जी के 4 कलर ले लो और इनको आप अलग अलग अरेंजमेंट्स में डाल के देखिए तो आपको बराबर 12 डिफरेंट सिग्नल्स मिलेंगे, ठीक है? तो ये है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है बेटा? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछते हैं हाउ मेनी 2 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द वर्ड स्पेस। आपके पास एक वर्ड है SPACE, इस वर्ड के लेटर्स हैं 5। इन 5 लेटर्स का यूज करके आपको क्या करना है? 2 लेटर वर्ड बनाना है। सो पूछते हैं कि हाउ मेनी 2 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। आप कितने 2 लेटर्स के वर्ड्स बना सकते हो इनमें से वर्ड लेके, लेटर्स लेके। व्हेन रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड। अब इसके अंदर भी 2 क्वेश्चन पूछे। जब आप 2 लेटर का वर्ड बनाएंगे, देखो ये 5 लेटर से, इसमें से कोई भी 2 लेटर्स आपको सेलेक्ट करने हैं और उनको सेलेक्ट करके आप एक वर्ड बनाएंगे। तो ऐसा जो 2 लेटर्स को सेलेक्ट करके आप वर्ड बना रहे हो तो वो बनाते समय एक बार आपको रिपीटेशन ऑफ द लेटर अलाउड है और दूसरी बार नहीं अलाउड। तो जब अलाउड है तब आपके पास कितने 2 लेटर वर्ड्स बनेंगे और जब अलाउड नहीं है तब कितने 2 लेटर वर्ड्स आप बना सकते हो। मतलब समझ रहे हो ना? मतलब है कि 2 लेटर वर्ड का बनाने का मतलब क्या है? जब रिपीटेशन अलाउड है तब आप इसमें से कोई भी 2 लेटर चूज करो, जैसे यस और ई। तो यस ई ये एक लेटर बन, ये एक वर्ड बन गया। ऐसे आप बना सकते हो SP, ये सेकंड वर्ड बन गया, क्योंकि आपको कोई भी 2 लेटर लेने। अब पहला क्वेश्चन ऐसा है कि जब आप पहली वाली कंडीशन को मान के चल रहे हो तब आप लेटर्स को रिपीट कर सकते हो। मतलब आप वर्ड तीसरा बना सकते हो SS, आप बना सकते हो PP। तो फर्स्ट वाले केस में यू कैन रिपीट योर लेटर, रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड इन फर्स्ट केस, एंड इन सेकंड केस यू कैन नॉट मेक वर्ड्स लाइक दिस, क्योंकि इसके अंदर लेटर रिपीट हो गए। तो आपको यहाँ पर कितनी पॉसिबल वेज है, कितने 2 लेटर्स के वर्ड्स बन सकते हैं और यहाँ पर कितने बन सकते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखेंगे बेटा पहला वाला केस तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो आपको कितने, आपके पास टोटल कितने लेटर्स है? 5 लेटर्स है। 5 लेटर्स में से आपको लेने कितने? 2 लेटर्स लेने। तो जब रिपीटिशन अलाउड है तो आपके पास 2 लेटर्स की जगह है, 2 लेटर्स को लेके आप वर्ड बनाने वाले हो। तो एक जगह जो है दैट कैन बी फिल्ड इन 5 डिफरेंट वेज। देयर आर 5 डिफरेंट वेज टू फिल दिस पोजीशन, क्योंकि 2 लेटर्स है ना आपके पास। अब 2 लेटर्स में से एक, जब आप एक वर्ड बनाने जा रहे हो तो एक जो लेटर लेंगे आप तो इन 5 में से कोई भी ले सकते हो। सो देयर आर 5 डिफरेंट वेज। आप रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ पर जो लेटर आएगा वो भी इन 5 में से कोई भी आ सकता है। अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं रहता तो क्या करना पड़ता? एक जगह में से आपने इन 5 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर यहाँ पर चुन लिया 5 डिफरेंट वे से, तो एक लेटर खत्म हो जाएगा, बचेगा 4 में से ही एक यहाँ पर आ सकेगा जब रिपीटिशन अलाउड नहीं रहेगा। लेकिन अब पहले केस में रिपीटिशन अलाउड है तो आप जब 2 लेटर्स का वर्ड बना रहे हो तो एक लेटर 5 डिफरेंट वे से सेलेक्ट किया जाएगा और दूसरा लेटर भी 5 डिफरेंट वे से सेलेक्ट किया जाएगा। तो मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या, अब आपको दोनों भी चाहिए। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि देयर आर 25 डिफरेंट वर्ड्स। आप 25 डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हो इन 5 लेटर्स को लेके। 2 लेटर वर्ड, आप 2 लेटर वर्ड कितने बना सकते हो? 25 इन 5 लेटर से।
व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। लेकिन जब रिपीटिशन अलाउड नहीं रहेगा तब आपका एक जो जगह है वो 5 डिफरेंट वे से भरा जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पर इन 5 में से कोई एक लेटर ले लेते हो तो बचे हुए 4 में से आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। सो जब आप एक जगह भर देंगे 5 वे से तो दूसरी जगह आपको भरनी पड़ेगी 4 डिफरेंट वे से, बिकॉज आपके पास 4 ही लेटर बचे रहेंगे। लेकिन ये केस कब है? व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउड रहता है तो दोनों जगह पर 5 डिफरेंट वेज है, यहाँ पर भी 5 वेज है, यहाँ पर भी। लेकिन जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तब वन लेटर वन स्पेस कैन बी occupied by 5 different ways and the other space will be occupied by 4 different ways because one letter is engaged in this place. Okay, so 5 into 4 बन जाएगा 20 different ways. So when repetition is allowed there are 25 different words can be made and when repetition is not allowed there will be only 20 words. समझ में आई बात? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ वाला। अब फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है बेटा, मैं इसको हटा देता हूं, इसका काम हो गया। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स। ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0 1 3 5 6। आप कितने 3 डिजिट नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो फ्रॉम दीज 5 डिजिट्स। आप इन 5 डिजिट्स का यूज करके कितने डिफरेंट 3 डिजिट नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। नीचे आपको क्वेश्चन पूछा है व्हेन इफ द रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड इफ नॉट अलाउड। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले तो ये देखना है कि आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर। सो यू मस्ट हैव यूनिट पोजीशन, 10 पोजीशन एंड 100 पोजीशन। आप 3 डिजिट का नंबर बना रहे हो तो आपके पास ये 3 पोजीशंस रहेंगी। अब सवाल पैदा होता है कि आप जो 3 डिजिट का नंबर बना रहे हो तो उसके लिए डिजिट्स कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हो, तो इन 5 डिजिट्स में से। अब पहली केस जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर रिपीटिशन अलाउड है, मतलब ये जो डिजिट्स है वो रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि इन डिजिट्स को यूज करके मैं जो 3 डिजिट नंबर बना रहा हूँ वो मैं 5 5 5 लिख सकता हूँ, मतलब मैं 5 डिजिट को हर पोजीशन पर अपनी मर्जी से रिपीट कर सकता हूँ। ये कंडीशन यहाँ पर लागू होती है पहले वाले केस में। अगर आपको रिपीटिशन अलाउड कर दिया है तो आप इन 5 डिजिट से कितने डिफरेंट 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो कितने डिफरेंट बना सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं सोचूंगा यूनिट प्लेस के बारे में। तो मुझे बताइए यूनिट प्लेस पर मुझे एक डिजिट लेना है तो मेरे पास कितने पॉसिबल वेज है यूनिट प्लेस का डिजिट सेलेक्ट करने के लिए। तो यूनिट प्लेस पर मैं 6 5 3 1 0 में से कोई भी ले सकता हूँ। तो देयर आर 1 2 3 4 5 डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट द डिजिट एट यूनिट प्लेस। जब मैं 3 डिजिट नंबर लिखने जा रहा हूं तब यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट मुझे सेलेक्ट करना है वो मैं इन 5 में से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूं। एंड देयरफॉर देयर आर 5 वेज टू सेलेक्ट द नंबर एट यूनिट प्लेस। नाउ रिपीटिशन इज अलाउड, so if you choose 6 here at unit place then you can also take that 6 at 10 place. So जब आप 10 place पर डिजिट सेलेक्ट करने जा रहे हो, so here also we have 5 different ways to select, क्योंकि आप इन रिपीटिशन अलाउड है तो आप यहाँ पर जो नंबर ले रहे हो, जो डिजिट ले रहे हो वो यहाँ पर भी ले सकते हो, रिपीटिशन अलाउड है। तो 1 2 3 4 5 डिफरेंट वेज है, तो यहाँ पर भी आपको 10 प्लेस भरने के लिए वी हैव 5 डिफरेंट वेज। अब आप 100 प्लेस भरने जा रहे हो तो 100 प्लेस भरते समय अगर आप यहाँ पर 0 रखते हो तो ये 3 डिजिट नंबर बनेगा ही नहीं, तो 0 यहाँ पर नहीं लिखा जा सकता। तो 100 प्लेस में हम जो भी नंबर सेलेक्ट करेंगे, सॉरी जो भी डिजिट हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं वो 0 को छोड़ के बाकियों में से कोई भी हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। सो देयर आर ओनली 4 डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट डिजिट एट 100 प्लेस। ये यहाँ पर समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप 0 को भी कंसिडरेशन में ले लेते हो तो 0 के केस में जितने भी नंबर्स बनेंगे, देखो यहाँ पर 0 आ रहा है मतलब 032 का मतलब क्या होता है, 32 होता है, वो थोड़ी ना 3 डिजिट नंबर बना है ना। लेकिन 0 आगे आ सकता है, लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, राइट में किधर भी आ सकता है।
तो अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएगा या एडिशन आएगा? ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीनों भी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप यूनिट प्लेस नहीं सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करके फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, और तीनों को साथ में आपको देखना है ना? तो हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा था कि अगर कोई किसी चीज़ को आप एम डिफरेंट वेज से करते हो और उसको कर ले, एम डिफरेंट वेज में से किसी भी एक वेज से आप कर लेने के बाद में दूसरी चीज़ को एम डिफरेंट वेज से करते हो, तो आपको हाउ मेनी मतलब कितने वेज है उन दोनों को करने के, ये देखना है। तो यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करें हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर टू डन टू सेलेक्ट ऑल द 3 प्लेसेस। तीनों भी केसेस करने के लिए कितने वेज है, सो हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। दैट इज 5 5 जा 25, 25 into 4 100। सो देयर आर 100 डिफरेंट वेज। इसका मतलब समझते बेटा, 100 डिफरेंट वेज का मतलब है कि आप इन 5 डिजिट से कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हो, तो 100 डिजिट बना सकते हो रिपीटिशन को अलाउड करके। तो किसी दिन अगर आपको कुछ काम नहीं, खाली बैठे हैं, तो बना के देखना इससे 3 डिजिट कितने बनेंगे। तो लिख के ले लो 25 into 4 दैट इज 100 ही बनेंगे। 100 से ना एकदम होगा ना ज़्यादा होगा। अगर ऐसे हो गया तो भैया थेरी बदल देंगे आप लोग इसकी, है ना? तो करके देखना कभी खाली बैठे हो तो, या फिर जिंदगी में कहीं भी मौका मिले तो करके देखना चाहिए आदमी को कि सच में, क्योंकि कैसा है ब्लाइंडली फेथ नहीं करना चाहिए, है ना? तो करके देखो। जीवन में कभी भी ऐसा टाइम मिले कि भैया इतने खाली हो चुके हो, तब याद करना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक्स को, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को, और इस एग्जांपल को याद करना कि कोई भी 4-5 डिजिट ले लो, उससे 3 डिजिट कितने नंबर्स बनेंगे, और 0 को लेना है, भूलना नहीं है, ठीक है ना? 0 को लेना मत भूलिए, ये इनमें से कोई भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 की जगह 9 आ जाए, 5 में 8 आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 डिजिट ले लेना है, उसमें एक 0 रखो, अब देखो कितने 3 डिजिट नंबर बनते हैं। कंडीशन है व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। अब अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं तो चेंज क्या होता है? जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है बेटा, देखो ये केस है व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए रिपीटिशन अलाउड नहीं है। व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तब क्या करेंगे? इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड देन फिर से यूनिट 10 100 यूनिट प्लेस का डिजिट आपको सेलेक्ट करना है। हाउ मेनी वेज यू हैव? देयर आर 5 डिफरेंट वेज। सो 5 डिफरेंट वेज आर देयर टू सेलेक्ट द नंबर एट यूनिट प्लेस। लेकिन जैसे ही आप नंबर यहाँ पर ले लेते हो कोई भी, क्योंकि 5 डिफरेंट वेज है, लेकिन नंबर तब तक नहीं बनेगा जब तक कोई ना कोई एक डिजिट आप उस पोजीशन को असाइन नहीं करेंगे। तो 5 डिफरेंट, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं होता तब 5 डिफरेंट वेज में से कोई ना कोई एक नंबर यहाँ पर आ जाएगा, डिजिट आ जाएगा। तो एक डिजिट यहाँ पर आने की वजह से यहाँ पर बचेंगे सिर्फ 4 डिजिट। इस बात को ध्यान रखिए। तो अगर सिर्फ 4 डिजिट बचते हैं यहाँ पर, तो बेटा 10th पोजीशन विल बी 10th पोजीशन क्या बोलते हैं उसको? देयर आर ओनली 4 डिफरेंट वेज टू फिल 10th पोजीशन, ठीक है? सो 10th पोजीशन को फिल करने में हमारे पास कितने डिफरेंट वेज हैं? 4। अब हमें देखो 0 आया है, तो यहाँ पर ऐसा करते हैं 100 से स्टार्ट कर देते हैं, सही रहेगा। 100 से स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि 100 में हम लोग 0 नहीं ले सकते, ठीक है? सो हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर? 100 पोजीशन को फिल करने के लिए आपके पास कितने हैं? 1 2 3 4, ओनली 4 प्लेसेस, 4 वेज। सो देयर आर 4 वेज टू सेलेक्ट द नंबर एट दिस। अब इन 4 में से एक गायब हो चुका है, एक चला गया यहाँ पर। अब 10th प्लेस पर अगर आपको सिलेक्शन करना है तो बाकी बचे 4 में से करना पड़ेगा, ठीक है? और यूनिट प्लेस पर करना है तो क्या करना पड़ेगा? बाकी बचे 3 में से करना पड़ेगा, है ना? समझ रहे हो बात को? मतलब देखिए, आप 0 को 100 प्लेस पे नहीं ले सकते, तो बचे हुए 4 में से कोई भी डिजिट यहाँ पर आएगा। आप कोई ना कोई एक यहाँ पर आ जाएगा, तो कितने बचे रहेंगे? 4 बचे रहेंगे। 4 में से एक 10th पोजीशन पर आ जाएगा, 4 में से एक 10th पोजीशन पर आ गया, फिर बचे कितने? 3 बचे। अब 3 में से
यहाँ पर सर्च होगा। सो देयर आर 3 डिफरेंट वेज। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 48 डिफरेंट वेज। ठीक है। सो इसको करने के कितने डिफरेंट वेज है? देयर आर 48 डिफरेंट वेज। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी जीरो का जिक्र होगा तो लेफ्ट से भरते आना है। कभी भी डिजिट्स वाले एग्जाम्पल में याद ही रखना है, हमने यहाँ पर भी राइट से भरा था, बेटर है कि आप लेफ्ट से भरते जाओ। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जब रिपीटेशन होता है तब तो कोई दिक्कत आती नहीं, क्योंकि रिपीटेशन में तो हर चीज़ अलाउड होती है। जब नॉन रिपीटेशन हो तब ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। सो जब रिपीटेशन अलाउड है तब 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे? 100। और जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब कितने बनेंगे? 48। ठीक है। सो देयर आर, तो इसका मतलब ये होता है कि 100 3 डिजिट नंबर बन रहे हैं रिपीटेशन में और 48 नॉन रिपीटेशन में। मतलब है कि इस केस में जो 3 डिजिट नंबर बन रहे हैं उनके अंदर 333 या फिर 353 इस टाइप के नंबर्स नहीं रहेंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे के क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। वैसे टाइम मेरे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। चलिए बेटा, क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 और 6 देखेंगे, फिर रुक जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 वैसा ही है जैसे 4 था। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, तो ऑब्वियसली हमारे पास यूनिट प्लेस रहेगा, 10 प्लेस रहेगा, 100 प्लेस रहेगा। सो वी हैव टू फॉर्म 3 डिजिट नंबर। कौन से डिजिट्स हैं? 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। इन 5 डिजिट से हमें 3 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं। इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, अगर डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं तो बेटा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसका ओरली आंसर बता सकते हो। 1 2 3 4 5 है, सो 5 वेज 5 वेज 5 वेज, सो 5 × 5 × 5 125 वेज। कैसे? देखिए, आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, कहाँ से? इन डिजिट्स का यूज करके। अब सबसे पहले 100 प्लेस से स्टार्ट करेंगे। दो हमें रिपीटेशन अलाउड किया है। जब भी रिपीटेशन अलाउड होता है तो आप कौन से भी साइड से करो, कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी भी आदत रखना है लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। सो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय एनी नंबर, क्योंकि यहाँ पर जीरो नहीं है अभी, तो आप इनमें से कोई भी नंबर यहाँ पर लिख सकते हो। सो देयर आर 5 डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट द नंबर एट 100 प्लेस। अब आपको रिपीटेशन अलाउड है, तो इसमें से कोई भी नंबर जब आप यहाँ पर लेते हो तो उसका यहाँ पर भी आने का पॉसिबिलिटी उतना ही है और यहाँ पर भी आने का। सो देयर आर अगेन 5 डिफरेंट वेज टू सेलेक्ट द नंबर एट 10th पोजीशन, and there are again 5 ways to select the number at this position, unit place। ठीक है, तो यूनिट प्लेस पर आने के और 5 वेज है। अब आपको क्या है, यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करना होगा। सो क्या मिलेगा आपको? 5 × 5 × 5। सो देयर आर 125 डिफरेंट वेज। आप याद रखना है 125 डिफरेंट वेज मतलब आप इन डिजिट्स का यूज करके आप कितने 3 डिजिट नंबर बना सकते हो? तो 125 3 डिजिट नंबर बना सकते हो, लेकिन उन डिजिट्स में आपको रिपीटेड डिजिट्स वाले 3 डिजिट नंबर मिलेंगे। जैसे कि आपको 222 वाला मिलेगा, फिर 232 मिल सकता है, समझ रहे हो ना? मतलब एक डिजिट 3 बार भी रिपीट होगा, 2 बार भी होगा। मतलब है कि 555 मिलेगा, 666 होगा। जब डिजिट्स आर रिपीटेड का मतलब ये होता है। और ऐसे जरूरी नहीं कि 3 बार ही रिपीट, तो आपको 626 मतलब एक डिजिट 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे सारे मिला के कंप्लीट 3 डिजिट कितने मिलेंगे? 3 डिजिट नंबर 125। और अगर इसी क्वेश्चन में अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होता तो आप 100 प्लेस फिल करते 5 डिफरेंट वे से, फिर एक वे तो आपको एक नंबर तो छोड़ना पड़ेगा, बचे 4, फिर ये फिल होता 4 डिफरेंट वे से और ये फिल होता 3 डिफरेंट वे से, क्योंकि एक नंबर यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, तो बचे 303 में से यहाँ पर यूनिट प्लेस भरना पड़ेगा। सो 5 4 20 23 60, तो बच जाते 60। व्हेन रिपीटेशन इज नॉट अलाउड वी हैव ओनली 60 डिफरेंट। तो ये जो 60 डिफरेंट 3 डिजिट नंबर मिलेंगे, इसके अंदर इस टाइप के आपको नंबर नहीं मिलेंगे। मतलब इसके अंदर बिल्कुल 2 3 4 फिर 3 4 6 3 5 6 4 5 6, मतलब जितने भी 3 डिजिट नंबर है आपका ये नंबर, इसके अंदर एक भी डिजिट रिपीट नहीं दिख रहा आपको। सो ये इस टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आप क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? अ लेटर लॉक कंटेन्स 3 रिंग। एक लेटर लॉक है, जैसे पहले होते थे ना साइकिल को वगैरह लगाने के लिए लेटर लॉक होते हैं, आपने कई जगह पे देखे होंगे, यहाँ पर आज भी होते हैं लॉक्स। तो उस लॉक में क्या होता है?
आपको मैच करना होता है, कोई भी आप उसका पासवर्ड नाम डाल सकते हो, तो उन लेटर्स को मैच करना होता है। तो कितने रिंग्स है उसके अंदर, 3 रिंग्स दिए हैं। तो उस लॉक के अंदर एक रिंग उसको घुमाना होता है, उसके ऊपर सारे लेटर्स लिखे हुए रहते हैं, दूसरे रिंग के ऊपर भी लेटर्स होते हैं, तीसरे के ऊपर भी। आपको तीनों को प्रॉपर तरीके से घुमा के मैच करना होता है, तब जाके लॉक खुलता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि पासवर्ड क्या सेट करना है। तो इन्होंने क्या पूछा है कि लेटर लॉक कंटेन्स 3 रिंग्स, ईच रिंग कंटेन्स 5 डिफरेंट हर। हाँ बेटा टाइम खत्म हो रहा है, मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट इसमें डिस्कस करूंगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये लेक्चर स्प्लिट हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि मैं क्वेश्चन नंबर 6 से बाद में डिस्कस करता हूँ। तो मिलते हैं बेटा, इसके ऊपर सोचना ज़रूर, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो आगे के एग्जाम पर, कोई दिक्कत नहीं है।